नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे लोन के बाजार पर। शो में पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बलवंत जैन साहब, जो कि CFO हैं अपना पैसा.com। नमस्कार, आपका स्वागत है बलवंत साहब कार्यक्रम में। और व्यूअर्स को आइए बताते हैं किस तरह से वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रश्न हम तक भेजने के लिए आप मेल कर सकते हैं moneyguru@zenetwork.com पर आप मेल कर सकते हैं, और SMS के जरिए ज्वाइन करना चाहें तो आज बातचीत हो रही है लोन के बाजार पर। मोबाइल के मैसेज बॉक्स में आप पहले कर्ज लिखिएगा, स्पेस देने के बाद प्रश्न, अपना नाम और जहां से पूछ रहे हैं हमें डिटेल्स 57575 पर आप SMS कर सकते हैं। पहला प्रश्न जो हम शामिल कर रहे हैं वो बड़ोदरा से है। ये प्रश्न ललित सोनी जी की तरफ से है, और ये एक इनको जिस तरह से लोन की रिक्वायरमेंट है, एक एडिशनल फ्लोर ये लगाना चाह रहे हैं, उसके लिए इनको ये आवश्यकता है। खुद ही स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस से जुड़े हुए हैं और वो इस समय हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। मिस्टर सोनी, आपका स्वागत है। ये हम देख रहे थे जो प्रॉपर्टी इनफैक्ट है वो आपके फादर के नाम पर है, और ये जो लोन की आपको रिक्वायरमेंट है इसमें क्योंकि आपके नाम पर नहीं है तो समहाउ प्रॉपर्टी बलवंत साहब जिनके नाम पर होगी लोन तो उन्हीं को जिस तरह से जनरली रहता है। और हम ये भी देख रहे हैं जो फादर की आपकी एज है 77, ये आप जब लेंडर्स के पास गए, जब बैंक्स को अप्रोच किया है, क्या मुश्किल हो रही है प्रोसेस को आगे बढ़ाने में? हाँ बिल्कुल सर, वो बोल रहे हैं कि अगर 77 इयर्स के एज के इंसान के नाम पे प्रॉपर्टी है तो हम लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। पहले ही बात हुआ था तो बोलते थे को एप्लीकेंट लेके कर सकते हैं जी, लेकिन फिर ऐसा बताया गया, मैं 2-3 लेंडर्स के पास गया ओके, तो वो ये बता रहे हैं कि 77 इयर्स के इंसान के पास प्रॉपर्टी है तो आप लोन नहीं ले सकते उसके ऊपर। ओके। आप जिस तरह से आपने ITR फाइल की हुई है, ये कितने आप साल से कर रहे हैं ITR फाइल? बिल्कुल सर, 6 सालों का सर। ओके बलवंत साहब, ये किस तरह से इस प्रोसेस को आगे मूव कर सकते हैं? ऑब्वियसली जैसे जिस एज ब्रैकेट में है उसमें लेंडर्स का कंफर्ट लेवल कम रहेगा, लेकिन अगर ये जॉइंटली अपने फादर के साथ बढ़ते हुए को बोरोर बनते हुए अगर इस प्रोसेस को मूव कर सकें, क्या वो पॉसिबल होगा? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि सोनी जी का थोड़ा जटिल केस है। इनके चूंकि इनके फादर की एज इतनी है और ये जैसे बता रहे हैं कि फादर की एज इतनी है, इसके लिए कोई भी लेंडर इनको लोन देने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा सुझाव है कि एक तो ये इनके फादर है उनको को बोरोवर बना देवे। इसके अलावा जो इनके जितने भी उत्तराधिकारी है, इनके जो भाई हैं बहन वगैरह, अगर सब लोग अगर अंडरटेकिंग दे देवे बैंक को कि भाई ये इनके फादर को कुछ होने के पश्चात ये प्रॉपर्टी इनके नाम से आ जाएगी, तो मेरे को लगता है लेंडर को कंफर्ट लेवल आ जाएगा, तो इनको मिल जाएगा। और बैंक इंसिस्ट भी कर सकता है कि इनके फादर जो है वो ये विल बना देवे और ये प्रॉपर्टी है ना विल में इनके नाम से लिख देवे और वो विल को रजिस्टर करा देवे। शायद ये करने पर मेरे को लगता है इनको मिल जाएगा लोन। जैसे ये कह रहे हैं इन्होंने अप्रोच किया, एक तो एज का इशू, साथ में इन्होंने को एप्लीकेंट के लिए भी, को बोरोर के लिए बढ़े हैं, उसमें भी मना किया जा रहा है। ये दूसरे लेंडर्स को भी अप्रोच करें, मतलब ट्राई करें, और जो आप रास्ता बता रहे हैं होगा लेंडर की कॉल, किस तरह से वो इसमें कंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन प्रक्रिया को इस तरह से मूव कर सकते हैं ये बलवंत साहब? नहीं, मैंने जैसे बताया आपको कि ये अंडरटेकिंग जो दूसरे उत्तराधिकारी है उनकी भी अगर अंडरटेकिंग बैंक को दे देवे तो बैंक को एकदम कंफर्ट लेवल आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से कोई भी लेंडर को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो शायद ये एक्सप्लोर ही नहीं की गई है ऑप्शन की, अगर सब उत्तराधिकारी अगर अंडरटेकिंग दे देते हैं कि अगर इनके फादर को कुछ हो जाता है तो प्रॉपर्टी इनके नाम से ट्रांसफर हो जाएगी और उनको उसमें कोई आपत्ति नहीं है, तो वो मिल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर कोई लेंडर सजेस्ट नहीं करता तो ये अपनी तरफ से लेंडर को सजेस्ट कर सकते हैं कि हम सब जितने उत्तराधिकारी हैं वो अंडरटेकिंग देने को तैयार है, तो शायद मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट, इस तरह से आप इसको मूव करें। अगला प्रश्न आइए हम शामिल करते हैं। अगला सवाल सूरत से है। ये प्रश्न गोविंद जी की तरफ से है, गोविंद भट्ट जी का सवाल है। स्क्रीन पर आइए इनका सवाल लेते हैं और फिर चेक करते हैं एग्जैक्टली। इन्होंने पर्सनल लोन का मेंशन किया है। इनफैक्ट ये इनकी जो मंथली आय है वो इस समय स्क्रीन पर, और हमारे साथ इस समय लाइन पर मौजूद हैं। आप हमें बता सकें ये जिस तरह से आपका एक ऑलरेडी एक लोन है जो रनिंग है, मतलब ये कितने उसकी आप किस्त दे चुके हैं, कितना भी और इसके ड्यूज हैं? एक्चुअली सर मैं इसका सारा कम से मेरा 3 या 4 ही प्रीमियम बाकी है। ओके। एक्चुअली सर मुझे प्रॉब्लम कुछ नहीं, जस्ट मुझे प्रॉब्लम हो रहा है कि जस्ट मेरा जो सिविल में जो 2 दिखा रहा है लोन कि मेरा क्लोज नहीं है। नहीं, एग्जैक्टली कुछ प्रॉब्लम हुई थी पहले, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम पहले? यस सर, आज से कुछ 6 इयर्स पहले कोई एक लोन थी, पर्सनल लोन जी। तो एक्चुअली सर उसको मैं क्लोज कर चुका हूँ, उसका क्लोज लेटर भी मेरे पास है। नहीं, वो प्रॉब्लम एग्जैक्टली हुई क्या थी, क्या एग्जैक्टली इशू क्या था? एग्जैक्टली इशू ऐसा था सर कि सर मेरा एक पर्सनल लोन था सिटी फाइनेंस का। एक्चुअली सर उसका कुछ पेमेंट ड्यू था
एक्चुअल में जिस ब्रांच से मैंने लोन लिया था वहां से वो ब्रांच क्लोज हो गई है। नहीं तो आपने बाद में उसको सेटल किया, मतलब बीच में टाइमली आप पे नहीं कर पाए थे, कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी? यस एक्चुअली सर वहाँ पे ब्रांच क्लोज हो गई थी और उन लोगों ने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। नहीं, उसके तो कई माध्यम है जिस तरह से इसको आप आगे मूव कर सकते थे, लेकिन समहाउ बलवंत साहब अगर प्रॉब्लम जो हुई वो रिफ्लेक्ट कर रही है, वो रिकॉर्ड्स में जिस तरह से रहेगा ही, और इनको अब जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उसमें प्रॉब्लम भी हो रही है, आप इनको किस तरह से सजेस्ट करेंगे? आप वैसे अपनी रिपोर्ट और सब रिकॉर्ड चेक कर चुके हैं, अपना खुद आपने मंगवाई है डिटेल्स? एक्चुअली डिटेल मैंने जस्ट एक बैंक में HDFC बैंक में लोन अप्लाई किया था जी, तो वहां से ऐसा कुछ बता था कि मेरा सिबिल रिपोर्ट जो है वो अपडेट नहीं है। तो मैंने सिबिल में भी एक मेल किया था सर, और HDFC बैंक को भी मेल किया था, सिटी फाइनेंस को भी मेल किया, मैंने तीनों को कंप्लेन करा है। आपको हम इस पर राय दिलवाते हैं। जी, हम समझ गए। बलवंत साहब, कैसे आप इनको इसमें हेल्प करना चाहेंगे? ऐसा सौरभ जी, गोविंद जी की बात से मेरे को ऐसा लग रहा है कि इनका ये बैंक की ब्रांच बंद होने की वजह से जो लोन रीपेमेंट है उसमें डिले हुआ है, तो बाद में जैसा लगता है कि इन्होंने पेमेंट कर दिया है और कोई भी बैंक को भी राइट ऑफ वगैरह नहीं करना पड़ा। तो ये जिस भी लेंडर को अप्रोच करते हैं उनको अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे दें कि इस वजह से मेरा ये डिले हो गया था तो शायद मिल सकता है, या फिर जैसे जो कोऑपरेटिव बैंक है या इनके जो बैंकिंग रिलेशनशिप जिस बैंक ब्रांच के साथ में वहाँ अप्रोच करेंगे तो जल्दी मिल जाएगा। जी, लेकिन समहाउ अगर जैसे बता रहे हैं और जैसे जो हम ये ब्रीफ बात करके समझ पाए हैं, अगर उस तरह की प्रॉब्लम है तो फिर ये लेंडर को अगर अप्रोच करें और कन्विंस करें, फिर अकॉर्डिंगली लेंडर ही वो आगे सिबिल को इन्फॉर्म करेगा, जो इन्फॉर्मेशन ऑन अ मंथली बेसिस जाती है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली उसमें वो चेंजेस किए जा सकें। जी बलवंत साहब। नहीं, मैं बराबर सुन नहीं पाया, आपका क्वेरी क्या था? ये जैसे जो लेंडर के साथ अगर कुछ इन्वॉल्व हैं और अगर ये लेंडर के समक्ष सारे अपने पक्ष रखते हैं और उसको कन्विंस कर देते हैं, और अगर इनका केस जेन्युइन है तो फिर लेंडर उसके अकॉर्डिंगली सिबिल को वो आगे फॉरवर्ड करेगा इन्फॉर्मेशन। नहीं, जो नया लेंडर जिनके पास जा रहे हैं उनको सिबिल को कोई फॉरवर्ड करने का जरूरत नहीं है, पर लेंडर को इनको कन्विंस करना जरूरी है कि मेरा सिबिल में अगर कोई डिले दिख रहा है तो उसका रीजन ये था कि ये बैंक ब्रांच बंद हो गई थी और मैं टाइम पे पेमेंट नहीं कर सका, परंतु बाद में मैंने पूरा इंटरेस्ट के साथ में पूरा चुकाया और बैंक को कोई भी पोर्शन राइट ऑफ नहीं करना पड़ा। तो ये अगर कन्विंस कर पाते हैं बैंक को तो इनको लोन मिलने में सहूलियत हो जाएगी, पर वहीं पे वही लोग कन्विंस होंगे जो जिनके साथ इनके बैंकिंग रिलेशनशिप है। बिल्कुल, जहां पे एग्जैक्टली प्रॉब्लम हुई उसी का मेंशन कर रहे हैं, जहां पे प्रॉब्लम है उन्हीं को अप्रोच करना पड़ेगा। एंड मोर ओवर एक बार अगर उसके अलावा अगर किसी और टाइप से ऐसे इनके एंड पे प्रॉब्लम है तो वो रिफ्लेक्ट तो करेगी। आइए अब अगला सवाल लेते हैं। ये प्रश्न नासिक से और ये प्रश्न मिस्टर हरीश वर्मा की तरफ से है, वो इस समय लाइन पर मौजूद हैं। मिस्टर वर्मा, आपको जिस तरह से होम लोन की रिक्वायरमेंट है, आप हमें बता पाएंगे ये जो हम देख रहे हैं सैलरी भी है, इसमें इंसेंटिव्स भी हैं, अलाउंसेस अपार्ट फ्रॉम दैट, लेकिन ये क्या वेरी करते हैं इंसेंटिव्स अलाउंसेस, ये किस तरह से वर्क करता है? कुछ आप डिटेल शेयर कर सकते हैं प्लीज? सर ये जो इंसेंटिव्स होते हैं ये क्वार्टरली होते हैं। नहीं, ये फिक्स्ड रहता है अमाउंट या ये वेरी करता है? ये अमाउंट होता है, मतलब एक फिक्स मतलब टारगेट इंसेंटिव होता है, ये 90%, 100% जो हमारा मंथली टारगेट होता है। तो आपको जो एम्प्लॉयर की तरफ से फॉर्म 16 है उसमें क्या एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो आया जिस प्रकार से है, वो अगर आप शेयर कर सकें? नहीं, फॉर्म 16 सर अभी तक मुझे कंपनी से मिला नहीं है। क्यों, आखिर आपने मांगा नहीं? क्योंकि अभी मुझे मतलब रिसेंटली मैं ज्वाइन हुआ हूँ, एक एवरेज 10 मंथ हुआ है। आपने इससे पहले टैक्स रिटर्न्स वगैरह फाइल की हैं? हाँ सर, टैक्स रिटर्न किया है, लेकिन उसमें एज ए कमीशन एजेंट का मैंने टैक्स रिटर्न फाइल किया है। कमीशन बेसिस पर है, ओके। मतलब परमानेंट प्रॉपर्ली उस तरह से ऑन रोल्स एम्प्लॉय नहीं है आप? ऑन रोल एम्प्लॉय सर अभी मतलब पिछले साल से हूँ। ओके, आपको राय दिलवाते हैं। अब इसमें जो आपकी एलिजिबिलिटी जिस तरह से देखें बलवंत साहब, इसमें तो फिर जैसे खुद ही बता रहे हैं इंसेंटिव अलाउंसेस वो वेरी करते हैं, ऐसे वो टारगेट्स मीट करने होंगे, तो फिर लेंडर उसको किस तरह से देखेगा? और सैलरी एक तरफ वो तो फिक्स्ड है और ज़्यादा समय भी इनको नहीं हुआ है इस जॉब में, प्रेजेंट जॉब में, ये किस तरह से इसको आप एनालाइज करते हैं, इनके समक्ष रखेंगे? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि ये जैसे उनका कुछ पोर्शन सैलरी का वेरिएबल है जो इंसेंटिव के पोर्शन में रूप में मिलता है। अगर ये उनको रेगुलरली क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर मिलता है, जैसे 10 महीना बोल रहे हो गया है और तो 3 क्वार्टर पूरे होकर ये प्रूव कर सकते हैं कि मेरे को 3 क्वार्टर में मिला है, अमाउंट थोड़ी ऊपर नीचे वेरी हो सकती है, तो मेरे को कोई कारण नहीं लगता कि लेंडर उसको उनकी सैलरी का पार्ट
कंसीडर नहीं करेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि उनको जो इंसेंटिव है वो भी उनकी इनकम में ऐड हो जाएगी और उनकी जो सालाना इनकम जितनी बनती है उसका 4 गुना के आसपास उनको अगर होम लोन चाहिए तो मिल सकता है। और जो वो प्रॉपर्टी की वैल्यू पे भी लिंक्ड है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू का 80% से ज्यादा नहीं मिल सकता और अगर लोन अमाउंट 20 लाख से ज्यादा है, कम है, तो 90% तक लोन मिल जाएगा उनको। तो रीपेइंग कैपेसिटी में जिस तरह से क्या कुछ कंसिडर किया जाएगा? सैलरी तो है जो हम देख रहे हैं मंथली बेसिस पर आ रही है, लेकिन इंसेंटिव्स अलाउंसेस कभी बढ़ भी सकते हैं, वो कम भी हो सकते हैं अगर टारगेट्स मीट नहीं करेंगे। तो रीपेइंग कैपेसिटी जब देखी जाएगी कि इनकी जो क्षमता है जो लोन चुकाने की, उसमें किस तरह से इसको कंसिडर करते हुए फिर कैसे इस पर कॉल ली जा सकती है? ये जैसे मतलब जो लेंडर है वो देखेगा उनकी एवरेज कितनी अर्निंग हो रही है इंसेंटिव के रूप में और उसके हिसाब से लेंडर कॉल लेगा। राइट। हम फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। कुछ प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। बातचीत आज लोन के बाजार पर हो रही है, हम जल्दी लौट कर आते हैं। वेलकम बैक। आज हम बातचीत कर रहे हैं लोन के बाजार पर। शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपना पैसा से बलवंत जैन साहब। बलवंत साहब, आइए अब अगला सवाल हम शामिल करते हैं। अगली क्वेरी हम इंक्लूड कर रहे हैं, वो इस समय लाइन पर मौजूद हैं, उनसे संपर्क साबित हो चुका है। उत्तम जी मौजूद हैं, आपका स्वागत है। आइए हम स्क्रीन पर आपका सवाल लेते हैं और फिर आपसे कुछ डिटेल्स चेक करते हुए इसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे इस क्वेरी को। इन्होंने स्पेसिफिकली भेजा है, ये खुद टीचर हैं। यस सर, और जिस तरह से आपने मासिक आय मेंशन की है, 2 साल आपने जिस तरह से आईटीआर भरा है, अब हम देख पा रहे हैं जो आपने एग्जैक्टली मेंशन किया, इसमें होम लोन की आपकी रिक्वायरमेंट है 17 लाख का, जिस तरह से आप ये मेंशन कर रहे हैं, जो इनफैक्ट और 12 लाख का उसमें फिर आपको होम लोन चाहिए। ये प्रॉपर्टी कॉस्ट और इनफैक्ट जितनी आपकी रिक्वायरमेंट इसमें है, इसमें आप हम प्लीज ये बता सकते हैं आपका सैलरी अकाउंट कहाँ पर है? सैलरी अकाउंट सेंट्रल बैंक का है सर। ओके, आप ये खुद गवर्नमेंट स्कूल में हैं या प्राइवेट स्कूल में है कहीं पर? सर गवर्नमेंट स्कूल में है साहब। ओके, किसी प्रकार का कोई पहले आपने लोन लिया है या पहली बार ले रहे हैं? एजुकेशन बैंक से लिया था सर, वो पेड किया है पूरा। ओके, एकदम स्मूथली, उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी? नहीं सर, नो प्रॉब्लम। राइट, आपको राय दिलवाने की हम इसमें कोशिश करते हैं। इसमें क्योंकि जिस ब्रैकेट की आप बात कर रहे हैं होम लोन की और जो प्रॉपर्टी कॉस्ट है, उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन की स्कीम जो बलवंत साहब 1 साल के लिए और एक्सटेंड अभी हुई थी पीछे, वो भी एप्लीकेबल है। ये पूरे प्रोसेस को किस तरह से आप इनको समझाएंगे, लेकर आगे बढ़े? देखिए उत्तम जी, ऐसा है कि ये जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है वो अक्टूबर 2009 में शुरू हुई थी, परंतु ये एक्सटेंड कर दी गई है मार्च 2013 के लिए। और 2012-13 के लिए जो लोन अमाउंट है वो 15 लाख है और प्रॉपर्टी की कीमत है वो 25 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपकी जो इंटरेस्ट 12 महीने की जितनी इंस्टॉलमेंट की जितनी इंटरेस्ट है उसका 1% है वो आपको सब्सिडी मिल जाएगी और वो आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से सीधा ही रिड्यूस हो जाएगा। टू दैट एक्सटेंट आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कम हो जाएगा। तो आपका जैसे लोन का रिक्वायरमेंट 15 लाख से कम है तो आपको ये इंटरेस्ट सब्सिडी का फायदा जरूर मिलेगा। राइट, तो इस तरह से ये बढ़ सकते हैं। अच्छा बलवंत साहब, अगले सवाल का मूव करें। आप होम लोन में अभी किस तरह से बताना चाहेंगे? वैसे बढ़े ये फ्लोटिंग के जो ऑप्शंस रहेंगे और जो मार्केट में अभी जो इंटरेस्ट रेट्स को लेकर देख रहे हैं जो बदलाव हो रहे हैं, कुछ लेंडर्स ने इसमें हमने देखा है कुछ कमी भी की है, ये अभी फ्लोटिंग को देखते हुए आगे बढ़े या कैसे इस प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट सिनेरियो को देखते हुए कॉल लेनी चाहिए, आपकी राय? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि जब इंटरेस्ट की रेट बढ़ रही हो तो अगर फिक्स रेट वाला कोई लोन मिलता है तो ले लेना चाहिए। पर जैसे जनरल परसेप्शन है कि अभी इंटरेस्ट की रेट सूनर और लेटर कम हो जाएगी, इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होने वाला है। जैसे कई बैंक्स ने अपनी हाउसिंग लोन की इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करने का अनाउंसमेंट किया है। तो और चूंकि जब आज की तारीख में अगर आपको फिक्स रेट का लोन लेना है तो वो फ्लोटिंग रेट से भी ज़्यादा रेट पे देना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से आज की तारीख में फिक्स रेट का होम लोन लेने का कोई तुक नहीं है। अगर आपको होम लोन लेना है तो फ्लोटिंग रेट का ही लोन लेना चाहिए और वो भी बेस रेट से लिंक हो वो लोन लेना चाहिए। तो जब भी बैंक अपना बेस रेट कम करेगा तो आपकी भी ऑटोमेटिकली आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम हो जाएगी। राइट, तो ऑल द बेस्ट। बाकी डिटेल स्क्रीन पर हैं, इन ग्राफिक्स के जरिए आप इन्फॉर्मेशन और देखते हुए इस प्रोसेस को आगे मूव कर सकते हैं। आइए अब अगला सवाल लेते हैं। अगला प्रश्न लक्ष्मी शंकर जी की तरफ से है। ये सिविल सेंट्रिक सवाल है, आपका स्वागत है। आप प्लीज बताइए आप क्या जानना चाह रहे हैं, सिविल से संबंधित क्या सवाल है आपका? जी सर नमस्कार, मैं लक्ष्मी शंकर बोल रहा हूँ कांदीवली से, मुंबई। यस सर, नमस्कार, प्लीज बताइए।
जी मैं ये जानना चाहता हूँ, जो सिविल में रेटिंग का ये सिस्टम है, रेटिंग जो बताते हैं लोग, ये किस आधार पे बताया जाता है? इसमें काफ़ी सारे इसमें इश्यूज रहते हैं। आपका जो पूरा कंप्लीट ट्रैक रिकॉर्ड है, आपकी क्रेडिट वर्दिनेस किस तरह से एक इंडिविजुअल स्टैंड करता है, उसके अंदर कंप्लीट डिटेल्स रहती हैं कि एक पूरा वो बैंकर्स की तरफ से उनको जो डेटा मंथली बेसिस पर आता है, उस बेसिस पर ये एक रिकॉर्ड पूरा तैयार किया जाता है और फिर सभी लेंडर्स इसको जिस तरह से शेयर करते हैं आगे लोन्स लेने में, इस पर काफ़ी बारीकी से इस पर नज़र रखी जाती है। बलवंत साहब, लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस जैसे इंडिविजुअल्स के लिए भी ओपन है, वो भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, उसका पूरा एक जो स्टेप बाय स्टेप अगर आप इनके समक्ष रख सकें और इसकी जो इम्पोर्टेंस रहती है, जो इसकी अहमियत है, वो भी बता सकें। देखिए सौरभ जी, ऐसा है जैसे लक्ष्मी शंकर जी ने पूछा कि क्या क्राइटेरिया है, तो ब्रॉडली क्राइटेरिया है कि आपने पहले जो लोन लिया है उसका सर्विसिंग में कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया, आप टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहे हैं, आप आपकी जो क्रेडिट लिमिट्स हैं वो कितना लेवल तक यूज़ कर रहे हैं, आपकी स्पेंडिंग हैबिट वगैरह, उसके बेसिस पे वो सिस्टम में एल्गोरिदम डाल रखे हैं और वो सिस्टम थ्रो करता है, वो मैन्युअली नहीं होता है। तो कोई एक सिंगल आदमी बता भी नहीं सकता कि कौन कौन से वेरिएबल है, उसमें सैकड़ों वेरिएबल है, ये जो सिबिल का स्कोर आता है उसमें। जहाँ तक प्रश्न सिबिल का स्कोर के लिए एप्लीकेशन करने का है, तो 470 रुपया भर के आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे तो सिस्टम है आपको आपकी क्रेडिट हिस्ट्री से रिलेटेड 5 प्रश्न पूछेगा। 5 प्रश्न में से आपको 3 प्रश्न का सही जवाब देना है और वो जो प्रश्न आपको पूछे जाएंगे वो आपके क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड या आपके जो होम लोन है, पर्सनल लोन है, उससे रिलेटेड होगा। तो जब भी आप एप्लीकेशन करने बैठे तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनकी डिटेल आपके पास में तैयार रखें, जिससे आपको ऑनलाइन ही ये क्रेडिट स्कोर मिल जाएगा। तो अगर आप ये 3 प्रश्न का जवाब सही दे पाते हैं तो आपकी जो ईमेल है, ईमेल में ही अगले दिन आपका जो क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट स्कोर और उसका क्रेडिट रिपोर्ट के साथ में आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ आपकी हिस्ट्री ही देखनी है, आपको स्कोर नहीं देखना है, तो आप 154 रुपया भर के या तो डीडी भेज सकते हैं या ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं सिविल की साइट पे, और जो आपकी आइडेंटिटी के जो डॉक्यूमेंट है, आपके एड्रेस के जो डॉक्यूमेंट हैं, वो आप भेज दे तो आपको जो सिबिल है वो कोरियर से 15 दिन में तो इस तरह से प्रोसेस वर्क करता है, रिकॉर्ड भेज देती है जी। और ये कंप्लीट प्रोसेस कैसे स्टेप बाय स्टेप मूव करता है, ये सब डिटेल स्क्रीन पर भी हैं। हम एक और ब्रेक ले रहे हैं, आखिरी सेगमेंट के साथ बस जल्दी लौट कर आते हैं। वेलकम बैक। ये लास्ट सेगमेंट और आखिरी प्रश्न अब हम शामिल करेंगे। ये समीर साहब की तरफ से सवाल और इनका प्रश्न है, प्लॉट के लिए इनको इनफैक्ट लोन चाहिए। लाइन पर मौजूद हैं, कोलकाता से मौजूद हैं। गुड इवनिंग मिस्टर समीर, ये आप हमें प्लीज़ बता पाएंगे, हम बाकी डिटेल्स तो देख पा रहे थे जो आपकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप एग्जैक्टली करते क्या हैं, इसकी रीपेमेंट किस तरह से करेंगे आप? मैं नकली को सरकारी गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। ओके साहब, तो मेरा नेट सैलरी है 24। ओके, आपको इस पर राय दिलवा देते हैं हम। बलवंत साहब, ये प्लॉट के लिए भी लोन्स तो अवेलेबल हैं, लेकिन थोड़ा नॉर्म्स कुछ स्ट्रिंजेंट रहते हैं, जो इसमें चेक बैलेंसेस रहेंगे, जो पैरामीटर्स जो हैं जो इनको फुलफिल करने होंगे, किस तरह से आप इनको समझाएंगे? देखिए समीर साहब, ऐसा है कि जो प्लॉट के लिए जो एनए प्लॉट बोलते हैं, एनए प्लॉट के लिए जो लोन है वो बहुत बैंक्स नहीं देती। जिस तरह से होम लोन के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस है, उतनी ऑप्शंस आपको प्लॉट्स के लिए नहीं है। इसके अलावा जो प्लॉट्स में है वो आपका जो मार्जिन है वो 50% के आसपास है। जो प्लॉट की कीमत है उसका 50% आपको देना पड़ेगा। होम लोन में आपको आपका मार्जिन 20% ही देना पड़ता है, और अगर लोन अमाउंट 20 लाख से कम है तो आपको सिर्फ 10% में ही काम हो जाता है। तो मेरा सुझाव रहेगा कि अगर आप कुछ कम समय में ही अगर कंस्ट्रक्शन शुरू कर पाएं तो बैंक को आप कंपोजिट लोन के लिए एप्लीकेशन करें। अच्छा बलवंत साहब, समय जिस तरह से कॉस्ट है और जी, इन्होंने कहा था ये कंस्ट्रक्शन के लिए इनफैक्ट इनके पास और फंड्स नहीं होंगे, ये भी लिमिटेड फंड्स ही मैनेज कर पाएंगे और उसको समय लगेगा कंस्ट्रक्शन करने में। तो मतलब किस तरह से तो ये फिर उनका जो इनकम के हिसाब से अगर एलिजिबिलिटी बैठती है और अगर ये जो प्लॉट की कॉस्ट है उसका 50% के आसपास अगर कर सकते हैं तो बैंक लैंड कर देगा। पर बैंक लैंड करते टाइम जरूर देखेगा कि जो प्लॉट है वो या तो कोई रेप्यूटेड डेवलपर है वो उसके हैं, या कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी जैसे डीडीए वगैरह है या म्हाडा वगैरह का कोई प्लॉट हो तो वो लैंड करेंगे। बाकी अगर आप कोई प्राइवेट प्लॉट लेने जाएंगे तो मुश्किल होगा फाइनेंस प्राप्त करना आपको इसके लिए। राइट, तो इसी नोट पर हम शो को वाइंड अप करेंगे। आपका शुक्रिया शो में पार्टिसिपेट करने के लिए। बलवंत जैन साहब, धन्यवाद।
और दर्शकों का भी शुक्रिया। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आज जिस तरह से हमने बातचीत की है लोन के बाजार पर, एक पर्सनल फाइनेंस शो है, कल जब हाजिर होंगे तो बातचीत इंश्योरेंस मार्केट पर होगी। मीनवाइल अगर आप इस शो में पार्टिसिपेट करना चाहें तो मेल के जरिए अपने प्रश्न, अपने सजेशन हमें भेज सकते हैं। इसको और कैसे और इन्फॉर्मेटिव बनाया जाए, कैसे इंप्रूवमेंट्स करें, तो ये SMS और मेल के जरिए आप अपने प्रश्न सुझाव हमें भेज सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, हमें इजाज़त दें। नमस्कार।